पहले तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के परिसर में आ जाए। यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने हमें कहा, जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे, कहा कि अर्नब ट्रैफिक ऐसी है कि 2.5 घंटे लग जाएंगे। और वैसे मैं अगर कह दूं तो इनके 2 मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग थी। उन्होंने, शिवराज जी ने दोनों अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्रियों के साथ कैंसिल करके आप इधर आए, तो थैंक यू वेरी मच। मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मैं 4-5 चीज़ें कहना चाहता हूं, उसके बाद ज़रूर हमें संबोधित करेंगे, हम थोड़ी इंटरव्यू भी करेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री बने। आजकल के ज़माने में अकाउंटेबिलिटी के दिन में दोबारा और तीसरी बार आना रिकॉर्ड बन जाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 18 साल नॉट आउट एज द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। इट्स अ बिग रिकॉर्ड। And he is very young. He is very young and very active, but he has been in politics since his school days, and he became an MLA at the age of only 31, I think 30-31 साल की उम्र में आप बने। मामा जी जो है आपके लिए टाइटल नहीं है, मामा जी है इनकी जो डीप एक इमोशनल कनेक्ट है, जो स्पेशली अमंग वुमेन जहाँ पे जाए तो ही इज़ नोन एज मामा जी। शिवराज जी, मध्य प्रदेश के साथ मेरी भी कनेक्शन है। मैंने +2 आपको कहा था, मैंने जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय से की है और वहाँ पे हर एक जगह में डिबेटिंग करते थे, इटारसी लेके मध्य प्रदेश, और इसलिए मध्य प्रदेश के कई लोगों के साथ मेरी कनेक्शन भी है। वो सब कहते हैं जो इमोशनल कनेक्शन आपका है वो अद्भुत है। दैट इज सिंपली रिमार्केबल। इनके विक्ट्री रिकॉर्ड्स अगर देखी जाए तो विक्ट्री मार्जिन इनकी, एक बार विक्ट्री मार्जिन इनकी विदिशा से 11,16,460 वोट की विक्ट्री मार्जिन जो होती है। ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर। आज हम राष्ट्रीय विषयों के बारे में बात करेंगे। एक कहा जाए तो ट्रेंड सेटर है हर विषय पर, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, मगर लो प्रोफाइल है। मामा जी बहुत न्यूज़ में आना नहीं चाहते, मगर इनकी लोकप्रियता इन्हें न्यूज़ में ले आती है। इनकी लाडली बहन स्कीम जो है, जो इन्होंने शुरू की थी 18,950 कुछ करोड़ की एलोकेशन के साथ, आज एक राष्ट्रीय बेंचमार्क बन चुकी है फॉर सोशल वेलफेयर, और हर राज्य में उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बहुत कुछ कहना भी है, बहुत कुछ पूछना भी है, पर पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी, you are a man of your word. You have come today on a very busy day, दिवाली के पहले। We thank you for coming. We are looking forward. हम सुनना चाहते हैं आपके विजन स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, और इतने साल राज्य पॉलिटिक्स में रहने के बाद अब नेशनल पॉलिटिक्स में आपकी विजन क्या है, आपकी रोल क्या है। हम सबको बहुत इंटरेस्ट है सुनने के लिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो रिपब्लिक भारत चैनल है, बाय द वे शिवराज जी, पूरे देश में बहुत एग्रेसिव है, और मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 चैनल है, तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत चाहते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच शिवराज सिंह चौहान जी। शायद हम एवी प्ले करेंगे, उसके बाद इफ इट्स रेडी वी विल लिसन टू यू। थैंक यू। छोटी सी एवी वीडियो। थैंक यू। सादगी, संवेदना और सेवा, यही पहचान है उस नेता की जिनके दिल में जनता बसती है। ये नाम है शिवराज सिंह चौहान। मिट्टी से उठकर उसी मिट्टी की सेवा को धर्म बनाने वाले उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व सत्ता से नहीं, सेवा से मिलता है। हर बेटी, हर किसान, हर नागरिक के कल्याण में उनका समर्पण झलकता है। सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखना चाहिए। लोग उन्हें प्यार से मामा कहते हैं, क्योंकि उनके लिए राजनीति नहीं, जनता ही परिवार है। और आज राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में स्वागत है उस सदाबहार नेता का, जिसने विकास को मिशन और सेवा को परंपरा बना दिया। लोकप्रिय नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।
देश और लोगों के दिलों के मामा का हम स्वागत करना चाहेंगे मंच पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। आप मंच पर आए और मंच आपका है सर, आइए। पहले तो माफी चाहता हूं, आते आते देर बहुत हो गई, लेकिन दोष केवल मेरा नहीं था। बीच में मन थोड़ा बहुत डोल रहा था, लेकिन फिर लगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अर्नब जी, तुमने पुकारा और हम चले आए। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब दुनिया ज्ञान के अंधकार में कभी डूबी थी, तब यह भारत है जिसने ज्ञान का प्रकाश दुनिया को दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां सिल्क और मलमल बन चुका था। यह वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हर विचार का आदर करने वाला भारत ये वो देश है जिसके ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और इसलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए दूसरा कौन है? एक ही चेतना सब में है, तो सबसे प्यार करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना और आज वो भी बेमानी हो गया है। लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कर कह दिया कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आप अगर हमारे राष्ट्र को समझना चाहते हैं, तो भारत का बच्चा बच्चा आज भी उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह उद्घोषित करने वाला भारत दुनिया में किसने कहा है? गौरवशाली हमारा इतिहास। बीच का कार्यकाल आया था जब हम गुलाम बने। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व का अनुभव होता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। मित्रों, मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था और उस समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत की चर्चा अच्छे अर्थों में नहीं होती थी। घपलों और घोटालों का भारत, एक अजीब तरह की स्थिति थी। दुनिया में हमने मान सम्मान खो दिया था। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। एक उदाहरण अगर खेती के संदर्भ में मैं कहूं तो मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। मेरे किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं।
लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव के बाद उसकी जो परिणति हुई वो सारी दुनिया ने जानी है, लेकिन एक क्षेत्र नहीं है। मैं देखता हूं जब प्रधानमंत्री जी का विजन और जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, तो आप किसी भी दिशा में देख लीजिए। खेती को अगर आप देखें, मेरा विभाग है। रूरल डेवलपमेंट को आप देखें, मेरा विभाग है। तो हमारा सोच है नंबर 1 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ हैं हम। एक जमाना था जब PL 480 सड़ा लाल गेहूं आता था अमेरिका से, जिसको खाने के लिए हम बेबस थे। एक जमाना था जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था रोज मत खाओ, सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। लेकिन आज 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार हुआ है। ये आज का भारत है, आज का भारत। आप जानते हैं अन्न के भंडार हमारे भरे हैं। आज हमारे सामने गेहूं और चावल रखें कहां, वो समस्या है। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि उत्पाद हम निर्यात कर चुके हैं। गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें जो हमारा उत्पादन हुआ है वो आज तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमने बनाया है। 2014 के बाद अगर आप केवल देखें तो 10-11 साल में ही हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 242 मिलियन टन से बढ़ के 354 मिलियन टन हो गया है। ये चमत्कार से कम नहीं है। हमारे पास आज खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं। फलों का उत्पादन बढ़ाए, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाए, दूध में हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5% से ज़्यादा है, जबकि 1-1.5% पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन चारों तरफ दृष्टि है हमारी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नंबर 1। दूसरे, हमारे किसानों की, खेती से जुड़े लोगों की, क्योंकि आज भी 46% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, तो केवल खेती पर निर्भर है। और वो छोटे छोटे काश्तकार हैं, लैंड होल्डिंग कम है। और इसलिए खेती का ऐसा मॉडल कि जिसमें छोटे किसान की भी आजीविका पूरी तरह से हम सुरक्षित रखें, लाभ की खेती करें, खेती को हम लाभ का धंधा बनाएं। नंबर 3, खाद्यान्न तो चाहिए लेकिन पोषण युक्त खाद्यान्न मिले, इसलिए बायो फोर्टिफाइड किस्मों का हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई कि कम जमीन है तो भी हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का कोई मॉडल बनाए जिससे कम जमीन वाले के, क्योंकि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका की तरह 10,000, 15,000 हेक्टेयर के किसान नहीं है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ खेती कोई आसान काम नहीं है हमारे यहाँ। इतने छोटे जमीन के टुकड़े पर अपनी आजीविका को चलाना सचमुच में बहुत दुष्कर काम है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमने 7 सूत्रीय रणनीति बनाई है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन हमारे देश का कैसे बढ़े, उस काम में हम लगातार लगे हैं। उसके लिए नए नए बीज हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करके खोज रहे हैं। जीनोम एडिटिंग जैसी पद्धति पर हम गए हैं, उसके विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं है। उत्पादन बढ़ाना नंबर 1, उसके लिए मैकेनाइजेशन भी, उसके लिए अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियां भी। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन बढ़े लेकिन लागत ना घटे तो फायदा नहीं होगा, तो उत्पादन की लागत कम करने की कोशिश करना। और नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, नुकसान अगर हो जाए, कभी ज़्यादा बारिश, कभी बारिश नहीं हुई, कभी बाढ़ से, कभी ओले से, कभी इल्ली से, कभी पाले से फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। वैसे में किसान अगर सरकार उसके साथ ना खड़ी हो तो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,83,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है।
लागत कम हो, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी अकेली 1.25 लाख करोड़ रुपए की हर साल हम अपने किसानों को देते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं यूरिया की जो बोरी आपको 266 रुपया में मिलती है, उस पर 1700 रुपया की सब्सिडी भारत सरकार देती है। और जो 1350 रुपया डीएपी की जो बोरी है, उस पर लगभग इतनी सब्सिडी भारत सरकार देने का काम करती है ताकि लागत घटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में लगभग 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला जा चुका है। और कम ब्याज पर कर्जा किसान को मिले, इसके लिए आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, उसमें भी 1,63,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज की सब्सिडी किसान के खाते में डाली जा चुकी है। मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन ये लागत घटाने का, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने का एक तरीका है। कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने कहा गेहूं चावल के भंडार भरे पड़े, लेकिन दालों की कमी है अभी। और दालों की कमी का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन बढ़ा नहीं है, उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन दाल की खपत भी बढ़ रही है, क्योंकि तेजी से मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, क्रय शक्ति जनता की बढ़ रही है। तो थाली में अब केवल चटनी रोटी से काम नहीं चलेगा, दाल भी चाहिए और सब्जियां भी चाहिए। और इसलिए अभी दलहन मिशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने। हर जिले में उत्पादन बेहतर हो, कुछ राज्यों में बहुत बेहतर है, राज्यों के भी कुछ जिलों में बहुत अच्छा, कुछ जिले पीछे रह गए, लेकिन कोई पीछे ना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना अभी अभी लॉन्च करने का काम किया है। लेकिन एक चिंतन और सोच हमारा और है, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित बनी रहे। केमिकल और फर्टिलाइजर का असंतुलित इस्तेमाल धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ये हमारी चिंता का विषय। धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। इसलिए उपयोग हम ऐसा करें केमिकल फर्टिलाइजर का कि जिससे सॉइल का हेल्थ भी खराब ना हो, धरती माता को भी हम सुरक्षित बचा के रख सकें। और एक मैंने कहा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है केवल अनाज पैदा नहीं करना, अनाज के साथ फल भी, सब्जियां भी, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी। पहले आप खेती देखें, खेती और पशुपालन का चोली दामन का साथ था। जिसके पास खेती थी पशु होते ही थे, बैल गाय भैंस। अब थोड़ा जमाना बदल गया है, इनको तिलांजलि दे दी लोगों ने। लेकिन अगर खेती के साथ पशुपालन करें, बकरी पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, कृषि वानिकी हो, फूड प्रोसेसिंग के काम उसमें अगर लग जाए तो आमदनी बढ़ जाए। इसलिए इस समय मैं लगा हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल को बनाने में, ताकि हम छोटे किसान की आय भी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकें। और इसके लिए अनेकों प्रयोग चल रहे हैं। आईसीआर का परिसर अगर पूसा देखा हो तो आप कभी आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल कैसे बनाया है, और अलग अलग हिस्सों में किसान ने इसको करना शुरू किया है। और एक है प्राकृतिक खेती, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो विभिन्न आयाम है खेती के भी, क्योंकि खेती के बिना आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारत गांव का देश, गांव में गांव बिना किसान के अधूरे हैं। और इसलिए खेती हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, हमारी विदेश नीति हो, चाहे अब साइंस टेक्नोलॉजी का सवाल हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, मैं घंटों आपको बता सकता हूँ समुद्र की गहराई में क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ कहाँ धरती पर और समुद्र में छुपे हैं। तेल है तो उसको भी निकालो, आकाश की ऊंचाई में जाके हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मानवता के कल्याण के लिए उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो हैरत में रह जाता हूं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में इन सब चीज़ों के बारे में विचार करता है, सोचता है और उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। कई तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं खेती और ग्रामीण विकास के बारे में बात करूं तो लगभग 4 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को मकान बना के हमने दिए हैं। लेकिन अब नया सर्वे करके संकल्प यह है कि कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबके पास पक्की छत होगी। उसका अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहा है।
हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है, अब टोले और मजरे को भी नहीं छोड़ेंगे। और हर बहन केवल लाडली बहना नहीं, लखपति दीदी बनेगी। मतलब आमदनी कम से कम साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। और ये केवल जुमला नहीं है, ये केवल भाषण नहीं है। 2 करोड़ दीदियां लखपति बन चुकी है। आज महिला किसान दिवस है। भोपाल में उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गया था मैं। पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, महिला सशक्तिकरण का एक अभियान चल रहा है। और आपने मामा जी की बात कही थी तो मेरे दिल में भी बचपन से एक दर्द था। मैं देखता था कि बेटा और बेटी में कई बार माँ भी भेद कर देती है, बेटा ज़्यादा लाडला होती है। अब मैं आज की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दौर था अगर पैदा हो तो बेटे ही हो। बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, बेटी तो बोझ है। और मन में तब तकलीफ होती थी। एक ही माँ की कोख से बेटा और बेटी दोनों ने जन्म लिया, तो दोनों में ये भेद क्यों? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, पुरुष श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और उसी दर्द और उसी तड़फ से निकली थी लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे मन में ये विचार आया था कि जब तक बेटी को बोझ समझा जाएगा, दुनिया पैदा नहीं होने देगी, कोई कत्ल खाना बना दिया जाएगा। और हमने कई वर्षों तक देखा है सेक्स रेशियो कितना अनुपात बिगड़ गया था। 1000 बेटों पे 800 बेटियां रह गई थी। ये भेद भगवान ने नहीं किया, यह अन्याय इंसान ने किया है। और इसलिए मन में आया कि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। और इसलिए कि एक योजना उपजी कि बेटी पैदा होते ही लखपति बन जाए, पैदा होती उसके खाते में इतना पैसा उसके नाम से हम जमा कर दें कि पढ़ाई के लिए उसको पैसा मिल जाए, और जब वो बड़ी हो तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि मिल जाए। ये थी लाडली लक्ष्मी योजना। और सचमुच में मुझे सबसे पहले मामा अगर किसी ने किया, मेरी ऐसी 55 लाख बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लाडली लक्ष्मी हैं। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाती तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती तो 6000, 12वीं में जाती तो 6000, कॉलेज में जाती तो 12,500, पास आउट होती तो 12,500, और 21 साल की होती तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाते हैं। ऐसी 55 लाख बेटियां जिनको मैंने गोद में खिला खिला के लाडली लक्ष्मी के बचत पत्र दिए थे, वो अब कॉलेजों में पढ़ रही है। और सबसे पहले उन्हीं ने मुझे मामा कहकर पुकारा। और आज भी जब वो मामा कहकर पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है और जिंदगी धन्य हो जाती है। वो एक सफर था महिला सशक्तिकरण का। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कन्या विवाह की योजना बनाई, क्योंकि मैंने बचपन में देखा था कि बेटी की शादी बोझ मानने के कारण ही कई बार लोग बेटी को आने से रोकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने देखा था कि जब चुनाव होते थे पंचायतों के, स्थानीय निकायों के, तो पुरुष तो चुनाव लड़ते थे, महिला 50-50 लोगों का खानी बनाती रहती थी। तब तय किया 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हम बहनों को देंगे ताकि सरकार चलाने के सूत्र उनके हाथ में आए। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था। मैं एक नहीं, ऐसी अनेकों लाडली बहना उसकी एक कड़ी है। लाडली बहना आधी आबादी को पूरा न्याय, और मुझे गर्व है उस योजनाओं पर। यह धरती के संसाधन औरत के लिए भी तो है, स्त्री जाति के लिए भी तो है। ये जल जमीन जंगल, ये खदानें खेत खनिज, क्या स्त्री का कोई हक नहीं है उस पर? मध्य प्रदेश का बजट अगर 4 लाख करोड़ का था तो अर्नब जी उसमें से 18,000 करोड़ रुपया हमने बहनों को दे दिया कि हर महीने तुम्हारी मिनिमम ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो ये न्याय था, न्याय। और आज आपने जैसा जाना, हर सरकार किसी न किसी रूप में ये करती है। बात लंबी हो जाएगी, समय काफ़ी हो गया है और सवालों का दौर भी शुरू होना है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अंत में मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। कभी स्वामी विवेकानंद ने, उनका नाम था नरेन, उनने कहा था 125 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से
अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा, होगा और होगा। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन हमारा भारत कराएगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सारा विश्व देखेगा और उसी भारत के निर्माण में दिन और रात लगने की कोशिश हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। राष्ट्र सर्वोपरि।